अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। कल हमने चैप्टर नंबर 47 जो था वो स्टार्ट किया हुआ था सेंसरी सिस्टम का। तो आज हम पहुंचे थे सेंसरी रिसेप्टर अडेप्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू रिगार्डिंग दिस योर सेंसरी रिसेप्टर अडेप्टेशन कि होती क्या है, जो आपकी रिसेप्टर्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं या डिसेंसिटाइजेशन कैसे होती है। यू कैन कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। ये आपको आ सकता है कि हाउ डू द सेंसरी रिसेप्टर्स अडेप्ट। इसकी एग्जांपल दी हुई है बेटा, ज्यादातर एग्जांपल आपको देते हैं पसीनियन कार्पसल, क्योंकि पसीनियन कार्पसल जो है एक विस्को इलास्टिक जो स्ट्रक्चर है। विस्को इलास्टिक का क्या मतलब है कि ये प्रेस करने के बाद डीफॉर्म हो जाता है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल मोस्ट पार्ट, वो ज्यादा जो है वो आपका होता है, अडेप्ट होता है। ये रैपिडली अडेप्ट होता है विद इन मिली सेकेंड्स, 100 ऑफ द मिली सेकेंड वेट पसीनियन कार्पसल जो है वो अडेप्ट कर जाता है। और जो आपका रिसेप्टर हेयर बेस्ड रिसेप्टर्स हैं वो फ्यू सेकेंड्स में जो है वो अडेप्ट कर देता है। अडेप्ट का क्या मतलब है कि जब आप बैठते हो तो आपको पता चलता है, जब आप खड़े होते हो तो आपको पता चलता है। ये नहीं होता कि हर वक्त आपको पता चलता रहे कि आप बैठे हुए आपने कपड़े पहने हैं, तो आपको जब आप स्टार्ट करते हो कपड़े पहनना तो आपको पता चलता है कि कपड़े को टच हुए हैं बॉडी से। सिमिलरली ये नहीं होता कि पता चले कि कपड़े जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं, आपने पहने हुए ऑल द टाइम। योर ब्रेन इज नॉट गोइंग टू बी अप्राइज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, दिस इज योर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कैसे होती है वो मैकेनिज्म एक सेपरेट है। और जो उसके अलावा अब एक है रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स या फेजिक रिसेप्टर्स, और जो टॉनिक रिसेप्टर्स हैं या स्लोली अडेप्टिव रिसेप्टर्स हैं वो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट रिसेप्टर्स हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि 2 days तक जो है वो अडेप्ट करते हैं। वो है उसकी एग्जांपल आपके रोटेड एंड एयोटिक बैरोरिसेप्टर्स एग्जांपल देते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है जब आपका हाई होता है या स्लो होता है तो आपके जो बैरोरिसेप्टर्स हैं वो 2 days तक आपके अडेप्टेशन उसकी होती है। इसी तरह आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं या पेन रिसेप्टर के पेन हो रही हो तो ये तो नहीं होता कि दे नेवर अडेप्ट, प्रोबेबली दे नेवर अडेप्ट। पेन होती रहेगी तो आप जो है अपराइज रहेगा, आपका ब्रेन अपराइजेस रहेगा, पता चलता रहेगा कि पेन हो रही है, कहीं पेन हो रही है। ये नहीं होगा कि आप थोड़ी देर के बाद उस पेन के यूज्ड हो जाओगे। So this is your probably they never adapt. The chemoreceptors and your pain receptors, they never adapt. The Pacinian corpuscle actually adapts to extinction within a few hundredths of a second, and the receptor at the basis of the hair adapt to extinction a second or more. It is probable that all the mechanoreceptors eventually adapt almost completely, but some requires hours or days to go to adaptation, or these are called as non-adapting type of the receptors. The longest measured time almost complete adaptation of mechanoreceptors is about 2 days. That is for baroreceptor, carotid and aortic baroreceptor. और pain receptor they never adapt. So अब receptors कितनी तरह के होंगे? Rapidly adapting receptors and slowly adapting receptors, or those receptors that never adapt at all. सेंसरी रिसेप्टर्स जो अडेप्टेशन है इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एक तो ये जो मैकेनिज्म है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू विद द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, लेकिन मोस्टली हमने जो स्टडी किया हुआ है वो पसीनियन कार्पसल का है। क्योंकि पसीनियन कार्पसल जो है वो एक विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक तो ये होगी कि इमीडिएटली इसकी अडेप्टेशन होगी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड विच डाइल्यूट्स द इम्पैक्ट ऑफ द दिस आपका जो रिसेप्टर की अडेप्टेशन है, स्टिमुलस है, उसको डाइल्यूट कर देगा। इसको इलास्टिक स्ट्रक्चर है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो चारों तरफ एक तरह का फ्लूइड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब एक प्रेस होगा। और एक आपके होता है प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन, दैट इज अ स्लो टाइप ऑफ अडेप्टेशन that occurs in the nerve fiber itself, that is progressive inactivation of the sodium channels even in the presence of prolonged stimulus. So whenever you come across a question, what is the mechanism of adaptation, you have to write down this example of Pacinian corpuscle. And Pacinian corpuscle में आप बताओगे rapid adaptation, immediate adaptation due to the redistribution of fluid,
which dilutes the impact of stimulus and the process of accommodation, which is slower, and occurs in the nerve fiber itself. That is the progressive inactivation of the sodium channels even in the presence of prolonged stimulus. This is called as accommodation. Now you can majorly divide, you can come across a question, what are the two types of receptors? So rapidly adapting receptors or phasic receptors, rate receptors, whereas slowly adapting receptors, which are called as tonic receptors. So rapidly adapting receptors and the adaptation rapidly. Example क्या होती है आपकी Cassinian corpuscle की? They react strongly while a change is actually taking place, and they are called as rate receptor, movement receptor, phasic receptor. They are involved in predictive function during running. Predictive function का क्या मतलब है कि आपको पहले से ही बता देगा कि क्या जो है वो प्रोसीजर होना है फ्यूचर में आपकी टांगों के साथ. सपोज कि आप भाग रहे हो तो भागते भागते आपको पता होगा कि आपकी लेग की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या होगी, या अगर आप सर घुमा रहे हो तो मूवमेंट ऑफ हेड जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल अप्राइज कर देंगे पहले से ही कि क्या आपकी मूवमेंट हेड की मूवमेंट होगी. जबकि जो आपके स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं वो टोनिक रिसेप्टर्स, और इनकी अडेप्टेशन स्लोली होती है और नेवर अडेप्ट. नेवर अडेप्ट की क्या एग्जांपल है आपकी? ऑलवेज यू गिव एग्जांपल ऑफ योर दिस पेन रिसेप्टर्स. और जो स्लोली अडेप्टर है उसकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन एपरेटस. मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन एपरेटस जो है टेंडन्स पे प्रेजेंट है गोल्जी टेंडन एपरेटस, और मसल्स में प्रेजेंट है मसल स्पिंडल, जो कि बताते हैं कि आपके मसल्स की कंटिन्यूसली अप्राइज रखते हैं ब्रेन को अबाउट द कंडीशन ऑफ मसल्स एट ईच मूवमेंट. एंड सपोज आपने कहीं बाजू रखा हुआ है या आपने कोई उठाई हुई चीज़ उठाई हुई है हैवी, तो ये आपको बताएगी कि ये चीज़ हैवी आपने उठाई हुई है या ये चीज़ आपने ये टेंशन प्रोवाइड कर रही है, तो आपके जो मसल्स हैं बॉडी के आप उस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं. सिमिलरली मैक्यूला इन द vestibular apparatus, receptors in the macula of the vestibular apparatus. These are the slowly adapting receptors. Similarly, pain receptors, they never adapt. कि अगर कहीं पेन हो रही है तो ये नहीं होता कि आपकी पेन जो है वो ठीक नहीं हुई तो आप जो है आपके रिसेप्टर्स अडेप्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता है. फिर बैरो रिसेप्टर्स ऑफ द आर्टीरियल ट्री की जो बैरो रिसेप्टर्स हैं यानी कि कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, वो भी बताते रहते हैं ब्लड प्रेशर जो है स्लोली अडेप्ट करते हैं. Chemoreceptors of carotid and aortic bodies, they are not adapting. Slowly adapting receptors can continue to transmit information for many hours, even days. So they are called as tonic receptors. So phasic receptors है, predictive function है, और Pacinian corpuscle example है, ये slowly adapting है, Golgi apparatus, muscle spindle, macula, pain receptors, baroreceptors, chemoreceptors. These are all examples of your tonic receptors or slowly adapting receptors. Tonic receptors continuously transmit impulses to the brain as long as the stimulus is present, keep brain constantly apprised of body status. Muscle spindle, Golgi tendon apparatus allows the nervous system to know the status of the muscle contraction and load on the muscle tendon to reach each instant. And macula जो वेस्टिबुलर apparatus है वो बताएगा कि हेड की क्या मूवमेंट है, या फिर ये है कि आपका बैलेंस कितना कायम होना चाहिए. पेन बताएगा कि पेन हो रही है, बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर, और कीमो रिसेप्टर्स आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा. जो फेजिक रिसेप्टर्स हैं या मूवमेंट रिसेप्टर्स हैं रेपिडली अडेप्ट करते हैं. एग्जांपल Pacinian corpuscle, suddenly pressure is applied, receptor is stimulated, receptor adapts immediately, pressure released, receptor stimulated again. Critical in apprising central nervous system of rapid tissue deformations. ठीक हो गया. So these are the. Then comes the classification. अब इन receptors से कुछ nerves निकलती हैं जो कि फौरी तौर पर आपके ब्रेन में जाएंगी या बॉडी में जाएंगी और बताएंगी आपके कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलेट हुए हैं, तो ये नर्व फाइबर्स हैं. अब नर्व फाइबर्स की मेजर क्लासिफिकेशन ए, बी और सी है. ए नर्व फाइबर्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होता है. फास्टेस्ट है ए बीटा नर्व फाइबर्स एमसीक्यू. B or C is the other classification. C is the smallest type of fibers, unmyelinated, or the larger the diameter, greater will be the velocity of nerve fiber. This is very important. The larger the diameter of the nerve fiber, the greater will be the velocity of nerve fiber. This table or this chart you have to learn.
That is this the diameter of the nerve fibers ranges from 0.5 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक इसका रेंज करता है, और इसी तरह वेलोसिटी रेंज करती है, जितना ज़्यादा डायमीटर है उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। 0.5 से लेके 120 मीटर पर सेकंड तक इसकी जो है वो रेंज करती है। फर्दर आपको बताया था कि ए फाइबर्स हैं जो कि अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा में डिवाइड हुए हैं, सी फाइबर्स, और फिर एक और क्लासिफिकेशन है जिसको कि मेजर रोमन क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड करते हैं, दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन रोमन 1, 1A, 1B, 2, 3 एंड 4। और ये तमाम के तमाम डिफरेंट आपके फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस। अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज A fibers are further classified into alpha, beta, gamma, and delta. Fastest are your A alpha fibers जो कि proprioception है, position of the body को बताते हैं, बीटा फाइबर टच प्रेशर को बताते हैं और इसकी वेलोसिटी 30 to 70 है। फिर आपके गैमा हैं जो कि मोटर टू मसल स्पिंडल है, यानी कि मोटर रिस्पॉन्स देते हैं। डेल्टा है पेन कोल्ड टच है, और इसकी जो है बी प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक होते हैं। और सी जो है पेन रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर सब मैकेनोरिसेप्टर अनमाइलिनेटेड स्मॉलेस्ट। और A fibers and B fibers are myelinated and C fibers are unmyelinated। ये चीज़ याद रखने वाली है कि C fibers unmyelinated है, जो आपके A और B fibers हैं वो myelinated है। फास्टेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी जो है A अल्फा फाइबर्स की है, और उसके बाद आ जाती है A बीटा फाइबर्स। ठीक है, ये याद रखना। Similarly, sensory classification can be classified into 1A, 1B, 2, 3, 4. 4 is dorsal root C fibers, 3 is A delta, 2 is A beta, 1B is Golgi tendon organ which is A alpha, and 1A is 1A and 1B is A alpha. मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन। ये आप डिटेल्स मोटर सिस्टम, जब आप पहला चैप्टर मोटर सिस्टम का पढ़ोगे ना उसमें ये सारी याद करनी है, लेकिन अगर आप अभी इधर से याद कर लोगे तो फिर वहाँ याद करना आसान है। ठीक हो गया। अब ये जो है ये जो टेबल है ये और बुक से लिया गया है, और अब आपने इसको ऐसे याद करना है कि सबसे मोस्ट ससेप्टेबल हाइपोक्सिया को कौन से फाइबर्स हैं, बी फाइबर्स हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फाइबर्स कौन से हैं, ए। लीस्ट ससेप्टेबल सी। सिमिलरली प्रेशर को कौन से हैं, ए, और इंटरमीडिएट कौन से, बी और सी हैं। फिर लोकल एनेस्थेटिक जब आप देते हो तो सी फाइबर सबसे पहले ब्लॉक हो जाता है, फिर बी फाइबर्स होते हैं, फिर ए बी ससेप्टेबल। ऐसे एमसीक्यू कोई भी दे सकते हैं आपको, इसलिए इसकी भी पिक्चर ले लें। और इसी तरह आता होता है कि रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी ऑफ मेमेलियन ए बी एंड सी नर्व फाइबर्स to conduction block produced by various agents. So this is the end of your all receptors. Now I am going to start your next lecture, that is your properties of neuronal pool. Next अब आपका जो है जी अच्छा जी, न्यूरोनल पूल का क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आप जब एंड ऑफ लेक्चर यू आर सीइंग जी न्यू शेयर है, ओके जी। इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन होता है तो डिफरेंट इंटेंसिटी का होता है। स्पेशियल समेशन क्या होती है, टेम्पोरल समेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल कैसे होता है न्यूरोनल पूल में, रिलेइंग क्या होती है, न्यूरोनल सर्किट्स क्या होती हैं, डाइवर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होती है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ अ सिग्नल क्या होता है न्यूरोनल पूल, या आफ्टर डिस्चार्ज क्या होता है, रिवर्बरेटरी सर्किट्स क्या होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा रिसेप्टर्स के बारे में और भी पता चल जाए। रीजनस कार्पसेस होते हैं, ईगोडोम रिसेप्टर्स हैं, हेयर रिसेप्टर्स हैं। कौन से नर्व फाइबर्स इसको लेके जा रहे हैं, ए बीटा नर्व फाइबर। और इसकी ये याद करनी है बातें, ये नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट है। 30 to 70 मीटर पर सेकेंड। फ्री नर्व एंडिंग ए डेल्टा फाइबर्स 5 to 30 टाइप सी और ए डेल्टा इस पे वाइब्रेशन कैसे जाती है, पसीनियन से, और 30 to 800 साइकिल्स पर सेकंड। ये याद करने एमसीक्यूज में आ जाता होता है। और नर्व फाइबर कौन सा है, ए बीटा, वाइब्रेशन 2 to 80 रीजनर्स, लेस रैपिडली अडैप्टिंग। ये रैपिडली मोस्ट रैपिडली अडैप्टिंग इज पसीनियन, और ये क्या जा रहा है
वाइब्रेशन, ये बेटे याद कर लेने ऐसे कि क्या क्या और कैसे गेट ट्रांसमिट हो रहे हैं इन्फॉर्म। और नर्व कौन सी जा रही है, ए बीटा, उसमें कौन सी जा रही है, नीचे वाले में भी ए बीटा ही जा रही है। और 2 to 80 30 to 800 cycles per second. Tickle and itch very sensitive, slowly adapting. Free nerve endings, rapidly adapting mechanoreceptor और free nerve ending tickle. और वो जो है स्लो पेन जो है, और स्मॉल टाइप सी, ये जो है ना आप पेन वाला लास्ट चैप्टर उसमें वो पढ़ोगे। टिकल एंड इट्स वेरी स्मॉल टाइप सी अनवायरल, ठीक है। द पर्पस ऑफ इट सेंसेशन ये है कि जब कोई हल्की सी भी चीज़ आपकी या कोई कीड़ा भी आपकी सरफेस पर चल रहा हो तो आप बाइट करने से पहले उसको उड़ा देते हो, एकदम से आपका स्क्रैच रिफ्लेक्स आता है। ये आप एग्जाम्पल आपने खुद फील किया होगा कि जब कोई भी कीड़ा चल रहा हो ऊपर तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है और आप फ़ौरन से पहले उसको स्क्रैच करते हो और उसको पीछे फेंकते हो। और जो है इसके अलावा अगर उसने स्क्रैचिंग ज़्यादा आप कर लोगे तो वो जो है पेन भी कर सकता है। तो पेन जो है वो सिग्नल्स आर बिलीव टू सप्रेस द इच सिग्नल्स इन द कॉर्ड बाय लेटरल इनहिबिशन। अच्छा जी, अब आपका आ जाता है ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरोनल पूल। हर सिग्नल की ये प्रॉपर्टी है कि दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कन्वेड इज सिग्नल इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल द इंटेंसिटी ऑफ पेन, कि पेन की इंटेंसिटी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी पेन हो रही है, या तो ये है कि नंबर ऑफ पैरेलल फाइबर्स इंक्रीज हो जाए, या फिर ये है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है फाइबर्स वो इंक्रीज हो जाए। अगर नंबर ऑफ पैरेलल फाइबर्स साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ मेनी प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स, चारों तरफ से इकट्ठे पैरेलल फाइबर्स आ जाए और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दें एक नर्व फाइबर में इनिशियली। इस डायग्राम को अगर आप अच्छी तरह लर्न कर लोगे तो आपको कभी भी स्पेशियल समेशन या टेम्पोरल समेशन नहीं भूलेंगे। स्पेशियल का क्या मतलब है कि स्पेस है, बड़ी सी स्पेस है। समेशन का क्या मतलब होता है कि एडिंग अप हो रही है, तमाम जो नर्व फाइबर्स या स्टिमुलेशन आ रही है उसकी एडिंग हो रही है। तो बहुत सारे जो पैरेलल नर्व फाइबर्स हैं वो चारों तरफ से आके एक आपका जो स्टिमुलेशन है, जो नर्व फाइबर है उसको स्टिमुलेट करेंगे। So that is simultaneous stimulation of many presynaptic terminal on a single nerve fiber, and that is called as spatial summation. And temporal summation, repeated stimulation of one after the other, repeated stimulation of one presynaptic terminal. एक आई इम्पल्स, अभी वो खत्म नहीं आई, दूसरी आ गई, दूसरी अभी खत्म हुई, तीसरी आ गई, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो सिनेप्टिक न्यूरॉन में इनिशिएट होगी। दिस इज योर टेम्पोरल समेशन एंड दिस इज योर स्पेशियल समेशन। दिस इज स्पेशियल समेशन, दिस इज टेम्पोरल समेशन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर स्पेशियल समेशन में 3 पैरेलल फाइबर्स आ गए, if 3 EPSP excitatory presynaptic potential arrives at 3 different parts of the dendrites that may be enough to push the postsynaptic cell to the threshold level, triggering an action potential. Any inhibitory presynaptic potential that might arrive not shown would counteract the excitatory presynaptic potential. 3 आपकी आ गई जो एक डेंड्राइट पर पैरेलल फाइबर्स के, उन्होंने आपकी जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस की, तीनों साइमल्टेनियसली इकट्ठी आ गई तो उन्होंने थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दिया और आपकी एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुई। Similarly, one after the other, even a single synapse may push the postsynaptic cell to threshold if many action potential like the quickest succession, providing overlapping excitatory presynaptic potential. यानी कि many जो presynaptic potentials हैं repeatedly one after the other हो गई हैं और दोनों ने जाके उसको पोस्टसिनेप्टिक को डिस्चार्ज किया, थ्रेशोल्ड तक लेके, जिसकी वजह से वो action potential generated. This is called as temporal summation and this is called as spatial. Spatial मतलब बहुत सारी इकट्ठी जा रही हैं और पैरेलल फाइबर्स, ठीक है। और उसमें क्या है, वन आफ्टर द अदर, ये देखिए, ठीक हो गया। Spatial summation, the different gradation of intensity can be transmitted by using increasing number of parallel fibers, whereas temporal summation by sending more action potential along a single fiber. Spatial summation
माइल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड किया, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के मैनी फाइबर्स रिक्रूट होके उसने ज़्यादा एरिया को स्टिमुलेट कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेशियल समेशन. For transmitted signals of increasing strength is by increasing the frequency of nerve impulse in each fiber, which is called as temporal summation. This is actually the strength of the signal and in the lower part actual impulses transmitted by the nerve fibers. कि अगर सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स में करेंगे तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल शो कर रहे हैं एंड अ सेपरेट नर्व इम्पल्स जो है ये बिलो शो कर रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पोरल समेशन. वन आफ्टर द अदर उसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट की. अब आपकी आ जाती है कि न्यूरोनल पूल जो हैं वो होता क्या है कि लार्ज न्यूरोनल पूल्स जो हैं प्रेजेंट हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, आपके स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर में भी, बेसल गैंग्लिया में भी और इवन थैलेमस में भी. दीज ऑल आर योर ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग कैसे होती है न्यूरोनल पूल्स में. और न्यूरोनल पूल्स होते कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, योर स्पाइनल कॉर्ड और बेसल गैंग्लिया में और आपके थैलेमस. अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है न्यूरोनल पूल की? ये जो है आपका सिग्नल जो है एक्साइटेटरी भी हो सकता है और अगर एक्साइटेटरी नहीं है तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ गया तो इनहिबिटरी भी हो सकता है. किसी थ्रेशोल्ड तक जाके वो उसको डिस्चार्ज करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है. सुप्रा थ्रेशोल्ड भी हो सकता है न्यूरोनल पूल, सब थ्रेशोल्ड भी हो सकता है. वहाँ सिग्नल्स जो है न्यूरोनल पूल्स में अगर जा रहे हैं तो एक से ज़्यादा ट्रैक स्टिमुलेट होकर डाइवर्जेंस भी हो सकती है या बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं एक ही जगह पर जाके कन्वर्ज हो सकते हैं. दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ सिग्नल्स और न्यूरोनल सर्किट्स विद बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी आउटपुट सिग्नल्स और दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट और ये रिवर्बरेटरी सर्किट्स हो सकते हैं. Prolongation of the signal by neuronal pool और synaptic after discharge. Synaptic after discharge जो है वो क्या होती है कि रिवर्बरेटरी सर्किट्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा आपके कंटिन्यूस सिग्नल आउटपुट हो सकते हैं जैसे कि आपके जो रेस्पिरेशन का है या कंटिन्यूस सिग्नल एमिटेड फ्रॉम रिवर्बरेटरी सर्किट एज अ मीन फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन की वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. अगर आपके 3 न्यूरॉन्स दिखाए गए, 2 न्यूरॉन दिखाए गए हैं, एक आपका ABCD न्यूरॉन साथ है कि अगर इनपुट आ रहा है ए में तो आउटपुट जा रहा है आपका ए में. स्टिमुलेटरी फील्ड होगा. स्टिमुलस कैन बी सुप्रा थ्रेशोल्ड और स्टिमुलस कैन बी सब थ्रेशोल्ड. ये सब थ्रेशोल्ड है, ये सुप्रा थ्रेशोल्ड है. ठीक है. अब अगर हम एक्साइटेशन होगा तो अगर सिंगल एक्साइटेटरी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल आ जाए तो वो नेवर कॉजेज एन एक्शन पोटेंशियल, यानी कि थ्रेशोल्ड तक भी नहीं जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्साइटेशन नहीं होगी. बल्कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स ना आ जाए सेम न्यूरॉन पर साइमल्टेनियसली और इन रैपिड सक्सेशन तो ये एक्साइटेशन नहीं कॉज करेगा. Other input fiber 1 also contributes terminals to neuron B and C, but not enough to cause excitation. ये पिछले डायग्राम में आप देखें B और C को अगर एक्साइटेटरी सिग्नल्स तो जा रहे हैं लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो इसको मैसेज कन्वे करें कि वो आपका डिस्चार्ज कर दें. तो क्या होगा? इन सिग्नल्स को आप कहेंगे कि इन्होंने these neurons are said to be subthreshold and the neurons are said to be facilitating neurons. So excitation is always whenever the signal is either threshold level या supra threshold level और अगर सब threshold level है तो सिर्फ facilitation होगी, वो आपकी सब threshold stimulus होगा. Neurons are said to be facilitated. ठीक हो गया. तो न्यूरोनल पूल में क्या होता है? एक आपका फैसिलिटेटेड जोन होता है, एक आपका डिस्चार्ज जोन होता है और दिस इज सेड टू बी कि जब many massive number of branching terminals with hundreds of thousands of neurons in its distribution, this is said to be discharge zone. Incoming fiber also called the excited zone or liminal zone, whereas each side of the neurons are facilitated but not excited. दोनों साइड पर ये डिस्चार्ज जोन है, दरमियान वाला ये थ्रेशोल्ड पर लेवल पर चला गया और मैसेज कन्वे कर दिया. जबकि जो साइड वाले लिमिनल जोन भी ये सब लिमिनल जोन है.
जो दोनों ऊपर और नीचे वाले हैं, जिन्होंने के थ्रेशोल्ड तक, ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है और ये इस लेवल तक नहीं पहुंचे कि ये मैसेज जो है आगे न्यूरोनल पूल में सेंड कर सके। तो दीज आर कॉल्ड एज सब थ्रेशोल्ड जोन और सबलिमिनल जोन। अब आपका डाइवर्जेंस क्या होगा? डाइवर्जेंस का ये है कि ए फाइबर्स जो हैं वीक सिग्नल्स आए, एक न्यूरोनल पूल में आए, ग्रेटर नंबर ऑफ फाइबर्स को उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया। एक आया, उसने दो को कर दिया, दो ने आगे चार को कर दिया और उन्होंने मैनी ट्रैक्स कर दिए। इसकी एग्जांपल है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये आप पढ़ोगे मोटर सिस्टम में, कॉर्टिकोमीन के ऊपर से कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, नीचे स्पाइन तक आता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है एम्प्लीफिकेशन, या फिर ये है कि बहुत से दूसरे एरियाज ऑफ आपके दूसरे एरियाज लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेरिबेलम को, थैलेमस को मैसेज कन्वे कर दिया। डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्ट्स, दैट इज stimulating other areas of tracts like cerebral cortex, cerebellum, thalamus. This is divergence into multiple tracts. Divergence in neuronal pathway within a pathway to cause amplification of the signal, या divergence into multiple tracts to transmit the signal to separate area। ये आपको देख लो इसमें क्या होगा। इसका काम एम्प्लीफिकेशन है और इसका काम बहुत सी जगहों पर मैसेज कन्वे करना है, लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम में, थैलेमस। ये डाइवर्जेंस है। कन्वर्जेंस क्या है कि सिग्नल मल्टीपल इनपुट से आ रहा है, एक सिंगल न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, या फिर ये एक सिंगल सोर्स जो है वो प्रेजेंट है मल्टीपल टर्मिनल से, सोर्स 1 से आ रहा है, सोर्स 2 से आ रहा है, सोर्स 3 से आ रहा है। दैट इज कन्वर्जेंस फ्रॉम मल्टीपल सेपरेट सोर्सेस या फिर सिंगल सोर्स। Convergence of a multiple input fibers onto a single neuron or multiple input fibers from a single source, और एक ही सिंगल सोर्स है जो कि मैसेज एक न्यूरॉन को भेज रहा है, कई मैसेज आ रहा है, दैट इज कन्वर्ज हो रहा है मैसेज बहुत सारी जगहों से एक जगह, या फिर ये कि कई जगहों से मैसेज आ रहा है मल्टीपल सेपरेट सोर्सेस से एक सिंगल न्यूरॉन। Conversions can also result from input signals which can be excitatory or inhibitory from multiple sources. इसकी example दी गई है interneurons of the spinal cord, which is going to receive converging signals either from peripheral nerve fibers, propriospinal यानी कि जो position की sense है one segment of the cord to another, वो ऊपर से corticospinal tract से भी आ रहा है, और descending tract from other brain into the spinal cord. Such conversion allows actually summation of information from different sources, and the resulting response is summated so that information can be gathered around, ताकि तमाम की तमाम information इकट्ठी हो जाए और ऊपर से information आके इकट्ठे मैसेज कन्वे हो जाए। This is very important. Convergence is very important means by which the central nervous system correlates, summates, and sorts different type of information. Correlates, summate, and sorts different type of information. Neuronal circuits can be both excitatory and inhibitory and output signals. An incoming signal to a neuronal pool causes an output excitation and at the same time an inhibition signal going elsewhere. इसकी क्या एग्जांपल आप देंगे? एक तरफ वो एक्साइटेशन कराता है, दूसरी तरफ वो इनहिबिशन कराता है। इसकी मूवमेंट है कि जब फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही होती है लेग की ड्यूरिंग वॉकिंग, तो अगले वाले मसल तो एक्साइट हो रहे होते हैं, जो पिछले वाले होते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स वो इनहिबिट हो रहे हैं। This is actually example of reciprocal inhibition circuit. मोटर सिस्टम में आप पढ़ोगे न्यूरॉन 2 secretes inhibitory neurotransmitter to inhibit the antagonist at a time सेम जगह पर आपको जो है मैसेज जो जा रहा हो, लाइक दिस कि सामने वाले मसल्स को जा रहा है एक्साइटेटरी मैसेज, जबकि बैक वाले को आपका जा रहा है इनहिबिटरी। अब ये एग्जांपल है सिनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज करता है कि प्रोलॉन्गेशन ऑफ अ सिग्नल, जो सिग्नल है वो प्रोलॉन्ग होता है। दिस इज कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्बरेटरी सर्किट ऑफ इंक्रीजिंग complexity. When excitatory synapse discharge on the surface of dendrite or soma of a neuron, a postsynaptic electrical potential develops in the neuron and lasts for many milliseconds. And especially when some of the long-acting synaptic transmitter substances are involved,
As long as this potential is going to be last, it can continue to excite the neuron, causing it to transmit a continuous train of output signals, impulses lasting for many milliseconds. This is called as your after discharge. ये पहले भी एक दफा स्टिमुलस आया, फिर बाद में भी कितनी देर तक मैसेज जाता रहा। और इसके बाद रिवर्बरेटरी ऑसिलेशन इज अ कॉज ऑफ सिग्नल प्रोलॉन्गेशन। इसकी एग्जांपल है कि रिवर्बरेटरी सर्किट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर तुम लोगों को याद हो क्या होता था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, याद है? दैट इज मोर ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस। सो एक दफा सिग्नल आया तो उसने और मैसेज भेजा, और सिग्नल आ गए, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म within the neuronal circuit that feedback to re-excite the input of the same circuit। एक दफा आया, फिर उसने स्टिमुलेट किया, फिर मैसेज आया, फिर स्टिमुलेट हुआ, मतलब मैसेज आता रहता है। और रिपीटेटिवली फॉर अ लॉन्गर टाइम डिस्चार्ज जो है वो स्टिमुलेटरी डिस्चार्ज रहता है। लाइक ए है, एक आउटपुट आया, एक न्यूरॉन को किया, फिर इनपुट आया, आउटपुट आया, उसने फिर दूसरे को किया स्टिमुलेट, तीसरे को किया, फिर एक सी से आया, कुछ न्यूरॉन्स जो है स्टिमुलेट नहीं हुए तो फैसिलिटेट हो गए, साथ ही साथ इनहिबिटरी भी आते रहे। लेकिन मोर एंड मोर स्टिमुलस इज गोइंग टू बी, अगलों को न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मोर ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस। Continuous discharge caused by intrinsic neuronal activity can be observed in case of cerebellum and also in case of interneurons of the spinal cord. This is very important कि अगर आपके continuous signals emitted होते रहें रिवर्बरेटरी सर्किट से ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, तो ये आपके कहाँ कहाँ जाते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो सकते हैं to control functions such as vascular tone, gut tone, degree of constriction of iris in the eye, या heart rate. That is a nerve excitatory signal to each of these areas can be either increased or decreased by accessory input signals into the reverberating neuronal pathway. कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल करता है वास्कुलर टोन, गट टोन, डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइरिस इन द आई, हार्ट रेट। ठीक है, फिर आप कुछ जो सिग्नल्स हैं लाइक रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द मेडुला एंड बोन्स, दिस रेस्पिरेटरी रिथमिकल सिग्नल्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, के बगैर स्टिमुलस के भी यहाँ जो है एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है। द रिथमिकल आउटपुट ऑफ समेटेड नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर शोइंग दैट प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग स्टिमुलेशन ऑफ द कैरोटिड बॉडीज, बोथ द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लैनिक नर्व टू द डायफ्राम टू इंक्रीज द रेस्पिरेशन। और इसके अलावा स्क्रैचिंग मूवमेंट्स ऑफ जैसे जो नेक ऑफ द डॉग है या वॉकिंग एनिमल, why input stimuli into the respective circuit to initiate the rhythmical signals. Rhythmical signals की वैसे ह्यूमन में आपने एग्जांपल देनी है रेस्पिरेशन की, कि बगैर स्टिमुलस के भी रिथमिकल एक्साइटेशन कंटिन्यूसली। फिर ये है कि आपका जो न्यूरॉनल सर्किट्स हैं अगर वो कंटिन्यूस रहें और उसको इनहिबिट ना करें तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन जो है अगर ब्रेन में रहे और इनहिबिट ना करें तो एपिलेप्टिक सीजर हो सकता है। तो ये कैसे आप प्रिवेंट होते हैं? बाय इनहिबिटरी सर्किट्स एंड फटीग ऑफ द सिनैप्सेस। अगर आपने ये फटीग जो है पीछे भी पढ़ा होगा, जो फटीग है आपने पीछे भी बेटे पढ़ी होगी, जो सिनैप्टिक फटीग क्या होती है कि या तो न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाता है या न्यूरोट्रांसमीटर तो है लेकिन वो सिनैप्स जो है उसका इफेक्ट खत्म हो गया है। अच्छा जी, inhibitory feedback circuit that return from the terminal of nerve pathway back to the initial excitatory neurons of the same pathway
and these circuits occur actually in all sensory nervous pathway, and they are going to inhibit either the input neurons or the intermediate neurons in the sensory pathway when the terminal become overexcited, and some neuronal pools that exert cross inhibitory control like basal ganglia, and which is going to inhibitory influence throughout the muscle control system. ठीक हो गया? So ये जो inhibitory circuit है ये very important, ताकि जो है continuous circuit ना रहे, epilepsy ना produce उसको prevent करने के लिए inhibitory circuits हैं, और स्पेशली बेसल गैंग्लिया रोल प्ले करते हैं। या तो फिर अब ये सिनेप्टिक फटीग हो सकती है, that is automatic short-term adjustment of pathway sensitivity by the fatigue mechanism, that is कोई चीज़ overused हो रही है या underused हो रही है, या ये है कि long term changes हो गई है sensitivity which is caused by automatic down regulation over activity से। अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी हो गई है तो फिर साइनेप्सिस की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा जो है कम यूज़ हो रहा है साइनेप्टिक, कम रिसेप्टर्स हैं उनकी अंडर एक्टिविटी है तो फिर अप रेगुलेशन होगा, साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हो जाएंगे। If the sensitivity of any of these circuits were abnormally high, one might then expect almost controlled muscle cramps. क्रैम्प्स बाज़ वक़्त बढ़ जाते हैं ना सोए सोए आपके, या अल्लाह माफ़ करे किसी को सीजर्स हो जाए, या फिर हेलुसिनेशंस आ जाएं, या मेंटल टेंशन हो जाए, या तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं ये जो है controlled होते in the neuronal pool. Fortunately, the automatic controls normally readjust the sensitivities of the circuits back to controllable range of reactivity anytime the circuits begins to be too active or too depressed. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके सेंसरी कॉर्टेक्स है या सेंसरी एरियाज। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है उसको आप ये सेंट्रल सर्कस है, सामने आपका होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसके पीछे आपका होता है सोमेटोसेंसरी एरिया 1, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन ऐसे है जेनिटेरिया, टोर, फुट, लेग, हिप, ट्रंक, नेक, और ये सारी ऐसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेशन। और ये जो है मैसेज आपका करता है तमाम की तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन इनटू स्पाइनल कॉर्ड, टू डॉर्सल रूट्स, इंटरन्यूरॉन्स मैसेज आता है, मैसेज फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन तक जो आपके मसल्स को जाता है, ये सोमैटिक सिग्नल्स। फिर आपके डॉर्सल कॉलम्स होते हैं, और डॉर्सल कॉलम में फर्दर आप डिवाइड करते हो 1 2 3 4 5 6 7 लेमिना है, तो ये आपके मैकेनो रिसेप्टर्स या मैकेनो रिसेप्टर्स ए अल्फा, नोसी रिसेप्टर्स, ये 5 रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन है जो कि आपके डिफरेंट लेमिनास में, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ए एल डेल्टा फाइबर्स हैं वो कहाँ एंड कर रहे हैं, ए डेल्टा फाइबर्स इफ यू सी, तो मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो 3 और 4 में एंड कर रहा है, जो मैकेनो रिसेप्टर्स बीटा को कर रहा है वो 3 4 5 6 में कर रहा है, सी जो है नोसी रिसेप्टर 1 और 2 कर रहा है। ये आपके फिर ट्रैक्स दिखाए हुए डिफरेंट। दिस इज योर एंड ऑफ योर लेक्चर, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट योर तमाम पिछले लेक्चर्स को, आपका न्यूरोनल पूल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी अब आपकी, अब आप लोग मुझे बताऊंगी आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने न्यूरोनल पूल की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है, प्लीज यू विल टेल जी। अगर तो जाग रहे हो तो आंसर करना शुरू कर दोगे, अगर सो रहे हो तो फिर नहीं आंसर करोगे। अभी 20 मिनट्स हैं, आपने मुझे इस चैप्टर में से, और 48 चैप्टर भी हमने स्टार्ट थोड़ा सा कर दिया है, सोमैटिक सेंसेशन और हमने टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स की क्लासिफिकेशन किया, और हमने क्या क्या किया बताएं प्लीज टेल। So we have discussed so far the properties of neuronal pool, that is spatial summation, temporal summation, one after the other, the repeated stimulation of one presynaptic terminal into the single neuron, and one after the other the same nerve fiber is repeatedly stimulated one after the other, whereas many parallel nerve fibers, they are going to be stimulated and enter into the postsynaptic neuron. So
You are going to tell me what is spatial summation and what is your temporal summation. जी अब आप लोग बताएं. हाँ जी बेटे, आज मैंने जरा थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया है क्योंकि आई हैव टू फिनिश योर दिस चैप्टर. आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट ऑल योर स्टफ. मैं अब आपको दोबारा से सारा रिपीट कर रही हूँ ताकि अब ये खत्म हो गया. अब अगर कुछ रह गया तो उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं. आज हमने पढ़ा है स्पेशियल समेशन, टेम्पोरल समेशन. ठीक हो गया. स्पेशल ये है कि बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठे जा रहे हैं और पैरेलल फाइबर्स ने वो साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया. जबकि अगर आपके जो प्री साइनेप्टिक वन जो टर्मिनल है वन आफ्टर द अदर उसने स्टिमुलेट किया है तो दैट इज योर टेम्पोरल समेशन. ठीक हो गया. अच्छा जी, और हमने क्या पढ़ा था, और ये भी आपको वही एग्जाम्पल्स दिखाएंगे. इसकी पिक्चर ले लेंगे, आपकी गाइडर में नहीं दी हुई. दिस इज वेरी इजी. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए टेम्पोरल समेशन या स्पेशियल समेशन तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम के. Spatial summation, different gradation of intensity, can be transmitted either by using increasing number of parallel fibers or temporal summation by sending more action potentials along a single fiber. This is an example of spatial summation. Temporal summation for transmitted signal of increasing strength is by increasing the frequency of nerve impulses in each fiber, which is called as temporal summation. ये आपकी लार्ज न्यूरोनल पूल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पढ़े थे. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, आपके थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं. ये आप लिख लें. ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है कि क्या प्रॉपर्टीज होंगी न्यूरोनल पूल की. वैसे ये इतना ज़्यादा आता नहीं. इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिवर्बरेटरी सर्किट आता होता है, या फिर आपको फैसिलिटेशन पूछ सकते हैं या डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस पूछ सकते हैं. प्रॉपर्टीज में आपने पीछे जो समेशन है वो भी बतानी है. ठीक है, समेशन भी बतानी है, टेम्पोरल समेशन और स्पेशल समेशन. एक्साइटेटरी सिग्नल हो सकता है, इनहिबिटरी सिग्नल हो सकता है. सिग्नल इतना ज़्यादा आ जाए कि वो थ्रेशोल्ड लेवल पर चला जाए, या सिग्नल उससे भी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है. सब थ्रेशोल्ड हो जाए सिग्नल, यानी कि थ्रेशोल्ड से कम नीचे रह जाए तो न्यूरॉन्स जो होंगे जो स्टिमुलेट हो चुके होंगे वो होते हैं सब थ्रेशोल्ड लेवल. या फिर ये है कि बहुत सारी जगह से मैसेज, जैसे एक डाइवर्जेंस हो रही है, ऊपर से एक मैसेज आया है, बहुत से न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो गया, लाइक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. दैट इज डाइवर्जन ऑफ सिग्नल्स पासिंग थ्रू न्यूरोनल पूल्स. या फिर मल्टीपल एरियाज में मैसेज चला गया, लाइक आपके सेरिबेलम में चला गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, बेसल गैंग्लिया में, थैलेमस में, आपके ब्रेन में चला गया. कन्वर्जेंस आपकी हो रही है या एक सोर्स से आ रही है और वो बहुत सारी एरियाज पर मैसेज आ रहा है, या फिर ये कि मल्टीपल सोर्सेज से एक न्यूरॉन पर मैसेज आ रहा है तो एक ही जगह आके कन्वर्ज हो रहा है. कन्वर्ज का क्या मतलब है, चारों तरफ से आया मैसेज एक जगह आके कन्वर्ज हो रहा है. या फिर ये कि एक साइकेट्री सिग्नल भी इकट्ठा जा रहा है और साथ ही साथ इनहिबिटरी सिग्नल भी जा रहा है, लाइक वॉकिंग मूवमेंट. दिस कैन बी एक्सप्लेन under the heading of reciprocal inhibition circuit. या फिर कई पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स आ रहे हैं एक ही जगह. These are the example of reverberatory signal. पॉजिटिव फीडबैक, एक सिग्नल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मोर एंड मोर सिग्नल्स, और वो स्टिमुलेट होके उन्होंने मोर एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, मोर न्यूरॉन्स जो हैं स्टिमुलेट होते हैं. क्लियर? आपके जो है कुछ होता है रिथमिकल ऑसिलेशन ऑफ न्यूरोनल पूल. जो रिथमिकल ऑसिलेशंस हैं उसमें आपकी एग्जांपल है रेस्पिरेटरी सिस्टम. फिर आपकी आ जाती है कि ये तमाम न्यूरोनल पूल जो है ये डिप्रेस हो जाता है, फटीग आ जाती है,
या अंडर एक्टिविटी शो कर देते हैं या फिर ओवर एक्टिविटी शो कर देते हैं. This is your chapter is finished now. Now I am going to ask from you people. अच्छा जी, अगर अब आपका एक न्यूरॉन जब डिस्चार्ज हो रहा है, एक जो एरिया डिस्चार्ज जोन होगा तो लिमिनल जोन लिखेंगे, ऊपर नीचे वाले दोनों एरियाज जो हैं वो आपके फैसिलिटेटरी जोन होगी या सब लिमिनल जोन. चलें जी, अब आप मुझे बताएं क्या चीज़ समझ नहीं आई, वो मैं इसको दोबारा से समझाऊँ. जी बच्चों. जी प्लीज. जी अरब, मेरी स्पीड आज 10 आउट ऑफ 10 थी, लेकिन ये है कि ये चैप्टर आपका कवर हो गया और मैंने दोबारा से सारी बातें जो है रिपीट भी कर दी हैं. अब आप मुझे बताएं कि अब आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई. जी बच्चों, जल्दी से हरी आप टेल मी. 10 आउट ऑफ 10 स्पीड तो थी, लेकिन आपका कवर हो गया माशाल्लाह सारे का सारा. ये चैप्टर नंबर 47. अब मैंने आपको बता दिया इसमें अब आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. डिफाइन. अच्छा जी, इसमें आपको डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. जी, इसमें क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं मुझे. जो पिछली स्लाइड्स दिखाई थी उसमें बताओ कौन कौन से. और व्हाट इज मैकेनिज्म चलो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगी. 10 आउट ऑफ 10 नहीं, 10 आउट ऑफ 5 रखने की कोशिश करूँगी. ठीक है, अभी आज ये चैप्टर जो है ना फिनिश हो गया. जी जल्दी से बताएं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड व्हाट इज. जो जो बताएगा उसी में अटेंडेंस और मार्क करवाऊंगी, वरना मैं सब कहूँगी कि एब्सेंट मार्क कर दें. हरी अप, हरी अप. स्लीपिंग. गिव मी आंसर एंड मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन. पिछले चैप्टर में से, इसी चैप्टर का जो पिछला पार्ट है जो मैंने स्टार्ट में किया था. 3 टाइप्स. जी बेटा, 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं. हरियप, मशाम. मशाम सिर्फ जाग रहा है. आयन चैनल्स की जो इनएक्टिवेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. नहीं, दिस इज नॉट. रिसेप्टर्स आर rapidly acting, rapidly adapting and slowly adapting and receptors like pain receptors which never adapt. कौन से थे वो? पेन रिसेप्टर्स. और जो हमने रैपिडली अडेप्टिंग का मैकेनिज्म था अडेप्टेशन का, उसमें हमने पढ़ा था स्लोअर अडेप्टेशन दैट इज अकोमोडेशन एंड इमीडिएटली अडेप्टेशन, जिसमें कि इमीडिएट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है. विस्कोलास्टिक स्ट्रक्चर है पेसिनियन कार्पसल और जो नर्व फाइबर है वो दरमियान में करके पड़ा हुआ होता है. तो जो आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल विस्कोलास्टिक स्ट्रक्चर है तो 100th ऑफ सेकेंड्स में जो है डेप्रेशन हो जाती है. उसमें होता ये है कि जो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है और उसके बाद सेकेंड है कि अकोमोडेशन का विच इज स्लोअर, और उसमें जो नर्व फाइबर इटसेल्फ है वो जो है उसका इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम लेट्स हो जाती है. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर अब आपने बताना है कि ये जो स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स है उसकी एग्जांपल क्या है. उसकी एग्जांपल्स आपने वो मसल स्पिंडल बतानी है, गोल्जी टेंडन बताना है, मैक्यूला बताना है, फिर आपने उसमें जो है बैरोरिसेप्टर्स बताने हैं, फिर आपने कीमो रिसेप्टर्स बताने हैं, पेन वेंडेंस बताने हैं, और जो रैपिडली टैपिंग है मीजनर्स है सेकेंड नंबर पर, और फर्स्ट नंबर पर आपका फीनियन आ जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपका जो है वो आ जाता है. Anything you want to repeat or you want to ask, please mention me.
I'm going to repeat it right now. जी, शाम के अलावा बाकी सारी क्लास हुई है. प्लीज आपसे मैं पूछना शुरू कर दूंगी. You can get across question properties of neuronal pool. क्या क्या प्रॉपर्टीज थी न्यूरोनल पूल की? एक्साइटेशन थी, इनहिबिशन थी, और क्या था बताएं जी? एक्साइटेशन, इनहिबिशन, और क्या क्या था? थ्रेशोल्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट, continuously discharge circuits, reverberatory circuit, continuously signal output, continuous signal emission, और जो मैंने आपको कहा था दो चीजें आपने और ऐड करनी है, टेम्पोरल समेशन एंड योर स्पेशियल समेशन. याद आता हूँ ठीक. फिर न्यूरोनल पूल में एक फैसिलिटेटेड जोन होता है जिसमें सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, एक डिस्चार्ज जोन होता है और एक आपका फैसिलिटेटेड. स्पेशल समेशन और टेम्पोरल समेशन में जो है ना वो बेटा आपने वो डायग्राम जरूर बना देना है साथ, वो बड़ा इजीली फिर आपको याद रहेगा. स्पेशल में आपने वो बड़ा सा दिखाना है कि एक फाइबर है, बहुत से फाइबर्स इकट्ठे आ रहे हैं उस पर, और जो आपका टेम्पोरल में है उसमें अगर एक फाइबर दिखाओ उसके बाद रिपीटेड आप उसको स्टिमुलेशन दो कि एक ही फाइबर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस दे रहा है, तो दैट इज योर टेम्पोरल समेशन. दिस इज योर डाइवर्जेंस. एक ट्रैक कॉर्टिकस पैनल आ रहा है और बहुत सी चीज़ों को स्टिमुलेट कर रहा है, या फिर तो आपका अदर एरियाज को स्टिमुलेट कर रहे हैं मैनी फाइबर्स लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम या थैलेमस. कन्वर्जेंस बहुत से सोर्सेज से एक आ रहा है, कन्वर्जेंस फ्रॉम मल्टीपल सेपरेट सोर्सेज और कन्वर्जेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. Reciprocal inhibition. Synaptic after discharge and reverberatory circuits. Positive feedback mechanism example. अच्छा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं रिवर्बरेटिंग सर्किट्स में, और वस्कुलर टोन, गट टोन, हार्ट रेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर आइरिस. अच्छा जी, शुरू में मैंने आपको कुछ बताया था चीज़ें, तो फिर भी बता देती हूँ कि आपके जो फाइबर्स थे वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन से. टेक्टाइल सिग्नल्स क्या होते हैं? टच आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है, प्रेशर आ जाता है. लीजनस कार्पस्कल हो सकते हैं, और कौन से नर्व फाइबर्स आते हैं? ईगो टोन रिसेप्टर्स हैं, हेयर रिसेप्टर, ए बीटा नर्व फाइबर्स. क्या स्पीड है? 30 से 70 मीटर पर सेकेंड. ये याद रखनी है आप. रूफिनिस एंडिंग आपने याद रखनी है, जॉइंट्स में होती है. सीनियन ज्यादातर वाइब्रेशन जो कि 8000 तक वाइब्रेशन होती है, और रेड डेल्टा फाइबर्स जो है माइलिनेटेड है, और ये फ्री नर्व एंडिंग्स टेक्टाइल रिसेप्टर्स 5 to 30 मीटर पर सेकंड जो है. और टाइप सी ये आपका चैप्टर नंबर 48 का बिगनिंग है बेटा. टाइप सी अनमाइलिनेटेड फाइबर्स. डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सीनियर कार्पसल 30 से लेके 800 साइकिल पर सेकंड तक डिटेक्ट कर देते हैं. ए बीटा नर्व फाइबर्स. और जो 2 to 80 है वो बिजनेस कार्पसल आपको करना है. जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? टिकल एंड टच जो है, इचिंग जो है, वेरी सेंसिटिव है. स्लो पेन के स्लोली डेप्टिंग है, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, और लेयर्स में प्रेजेंट हैं, वेरी स्मॉल टाइप सी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, और these are पिक्कल और रिच के जो सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन में प्रेजेंट हैं, और वेरी स्मॉल टाइप सी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट है. जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ
आपको डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो बता दें।